नमस्कार, आभार, अभिनंदन। भोर की सुनहरी धूप लिए, नई उम्मीदें, नई आशाएं संग लिए। मैं हूं आपके साथ अनामिका। आप सभी दर्शकों का दिल से स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान में। कार्यक्रम की शुरुआत मैं इस मीनिंगफुल थॉट के साथ करना चाहूँगी। वी मेक अ लिविंग बाय वॉट वी गेट, बट वी मेक अ लाइफ बाय वॉट वी गिव, एंड दैट इज़ द ट्रू एसेंस ऑफ लाइफ। जीवन के इस उधेड़ बुन में हम अक्सर अपनी ख्वाहिशों को, अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए दौड़ते भागते रहते हैं। हम पहले खुद को प्राथमिकता देते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सबसे पहले सोचते हैं, जो कहीं हमें थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड बना देता है, हमें थोड़ा सा अपने समाज के प्रति इर्रेस्पॉन्सिबल बना देता है, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि हम दूसरों के बारे में सोच ही नहीं पाते, हम तो खुद के बारे में ही पहले सोचते हैं। पर वहीं जब हम औरों के बारे में सोचना शुरू करते हैं, दूसरों की मदद के लिए, उनकी भलाई के लिए हमेशा आगे रहते हैं, औरों की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो हमारे व्यक्तित्व में भी बदलाव आता है। हमारे अंदर से अहंकार, ईर्ष्या, स्वार्थ जैसी भावनाएं दूर हो जाती हैं और हम एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं, एक जिम्मेदार इंसान बनते हैं। दर्शकों, वो कहते हैं ना, दूसरों की भलाई करने से, दूसरों के काम आने से हमें उनकी जो दुआएं मिलती हैं, आशीर्वाद मिलता है, उससे हमें जीवन में सुकून मिलता है, जीवन में शांति मिलती है, हम सफल बनते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कहते हैं यही ज़िंदगी का सार है और जीवन का सच्चा सुख भी यही है। जब दूसरों की दुआएं हमारे साथ होती हैं तो हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं और एक दिन कामयाब इंसान ज़रूर बनते हैं। तो इसी के साथ बड़ों के आशीर्वाद से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं हमारा पहला सेगमेंट, अनमोल वचन। महापुरुषों के कथन, उनकी वाणी हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करते हैं, इंस्पायर करते हैं। तो आइए देखते हैं, एक नज़र डालते हैं क्या है आज का अनमोल वचन। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो अब बारी है हमारे सबसे अहम सेगमेंट की, आपको आज के विशेष मेहमान से मिलवाने की। दर्शकों, कोई भी देश, कोई भी राज्य विकसित तब कहलाता है जब वो हर क्षेत्र में आगे हो, हर क्षेत्र में मजबूत हो, विकसित हो, फिर चाहे वह स्पोर्ट्स का ही फील्ड क्यों ना हो। स्पोर्ट्स का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में इसकी अहम भूमिका है। आज के कार्यक्रम में हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड कई बातें करेंगे और इस पर ख़ास बातचीत के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राजगीर के वाइस चांसलर शिशिर सिन्हा सर। तो आइए तहे दिल से मिलकर इनका स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत, अभिनंदन बिहार बिहान में आपका सर। सर, सबसे पहले मैं अपने प्रदेश से ही शुरुआत करना चाहूँगी। राजगीर का नाम बिहार के प्राचीन शहरों में शुमार है, जहाँ का पास्ट, जहाँ का हिस्ट्री बहुत ही ग्लोरियस रहा है। इस यूनिवर्सिटी का, बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का राजगीर में होना खुद में क्या सिग्निफिकेंस रखता है, इसकी क्या अहमियत है? मैं आपको बतला दूं कि बिहार में राजगीर हिस्टोरिकली, जियोग्राफिकली, क्लाइमेटिकली सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ही महत्वपूर्ण स्थान है। और आप जानते हैं कि चिरकाल से, पुराने समय से अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो कल्चरली दो स्पोर्ट्स हमारे कल्चर में एम्बेडेड है, और उसमें एक है रेसलिंग, दूसरा है आर्चरी। तो आपको जानकर खुशी होगी कि जरासंध का अखाड़ा, जो रेसलिंग का मेन ये है, वो राजगीर में ही स्थित है। इसके साथ ही साथ वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा है, AQI पोल्यूशन लेवल काफ़ी कम है कंपेयर टू, खुला वातावरण है, ग्रीनरी है, पहाड़ हैं, और इसके साथ ही जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ, फिर आपके पुलिस एकेडमी हुआ, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हुआ, सभी वहीं अवस्थित हैं। इसलिए इन कारणों से मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस फॉर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी
मैं समझता हूँ कि राजगिरी बिहार के लिए, बिहार में राजगिरी। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी शुरुआत के बारे में भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, किन के प्रयासों से इसे सफल बनाया गया, किस एम और किस विजन को लेकर ये आगे बढ़ रहा है। नहीं, आप जैसा कि आप अवगत होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार का यह सपना है कि बिहार को स्पोर्टिंग हब, सिर्फ नेशनल स्पोर्टिंग हब नहीं, इंटरनेशनल स्पोर्टिंग हब बनाया जाए। और उसी प्रयास के इसमें कड़ी में बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, बिहार स्पोर्ट्स एकेडमी है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है और अन्य कई प्रयास की जा रही हैं जिससे कि बिहार अगले कुछ समय में एक इंटरनेशनल स्पोर्टिंग हब बने। और आप ये भी जानते हैं कि जनवरी 2024 में एक स्पोर्ट्स विभाग का भी बिहार में गठन किया गया है। और इस विभाग को गठित करने के बाद यह प्रयास है कि हर एक स्पोर्ट्स से स्पोर्टिंग हब बनाने के लिए जो भी प्रयास की आवश्यकता है वह विभाग द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल सर। सर टेल अस समथिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्सिटी। क्या क्या वहाँ पे सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं? व्हाट आर द फैसिलिटीज़ दैट आर प्रोवाइडेड टू द प्लेयर्स देयर? साथ ही आसपास के यूनिवर्सिटी के आसपास के भी माहौल, वहाँ पे किस तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पे रहने वाले या स्पोर्ट्स पर्सनस को दी जाती हैं? मैं आपको बतला दूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये विजुअलाइज किया गया था बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, तो उस समय ही ये हमारा सरकार का ये मिशन था कि इसे सेंटर ऑफ इंटरनेशनल एक्सेलेंस बनाया जाए। तो उसके लिए सबसे आवश्यक ये था कि राइट इन द बिगनिंग वी प्रोवाइड द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैं जो समझ पाता हूँ, और अभी हमने जो नेशनल कन्वेंशन करवाया राजगीर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में, तो जितने लोग आए थे उन लोग का भी यही विचार था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इफ़ नॉट इन एनी केस बेस्ट इन इंडिया तो है ही है, दुनिया में भी आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द बेस्ट। और हम लोग का ये प्रयास भी यही है अभी कि अभी जैसे वहाँ स्पोर्ट्स का लैब बनेगा, जिम बने, जो चीज़ बने दैट शुड बी द बेस्ट एंड इट शुड हैव द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल। बिकॉज आपको ये अवगत होगा कि आज के दिन में स्पोर्ट्स काफ़ी साइंटिफिक हो गया है, साइंस का इन्वॉल्वमेंट, टेक्नोलॉजी का, साइंस का, टेक्निक का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स भी आ गए हैं जो आपका एक स्पोर्ट्समैन का पूरा बॉडी का फिजियोलॉजी का, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, बायोमैकेनिक्स है, कैंसियोलॉजी है, गेट एनालिसिस है। तो ये पुराने ज़माने की जो बात थी वो अब नहीं रही। अब स्पोर्ट्स हैज़ बिकम हाईली साइंटिफिक एंड इट नीड्स द बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट टू रियली एनालाइज कि साहब जो एस्पायरिंग एथलीट हैं उन्हें और क्या चीज़ की ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, क्या आवश्यकताएं हैं जिससे कि उन्हें वर्ल्ड क्लास एथलीट बनाया जा सके। एग्जैक्टली सर। Since technology has reached everywhere, it has made life easier. तो टेक्नोलॉजी भी यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है चीज़ों को और बेटर बनाने में, राइट सर। सर यहाँ पर हम कोर्सेज के बारे में भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि किस तरह के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं और क्या लेवल हैं कोर्सेज के, थोड़ा उस बारे में भी बताएं दर्शकों। जो हमारे यूनिवर्सिटी का मिशन है वो मिशन है कि वर्ल्ड क्लास नॉलेज इम्पार्ट किया जाए, जिससे कि बिहार में, देश में हमें ऐसे पूल ऑफ प्रोफेशनल्स मिले, स्पोर्ट्स मैनेजर मिले, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर मिले, स्पोर्ट्स कोचेस मिले, जो दे शुड बी सेकेंड टू नन, दे शुड बी अलाइन टू द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन स्पोर्ट्स। और इसी के तहत हम लोग जो आज के दिन में, पहले एक आप समझते होंगे कि स्पोर्ट्स का मतलब था फिजिकल एजुकेशन, अब इट्स नो मोर फिजिकल एजुकेशन। अब इसमें आपके जो नए नए सब्जेक्ट्स आ गए हैं, स्पोर्ट्स कैंसियोलॉजी आ गए हैं, गेट एनालिसिस आ गए हैं, जीनोम मैपिंग आ गए हैं। तो इसलिए उन सब सब्जेक्ट पे स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी आ गया है, स्पोर्ट्स लॉ आ गया है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है,
स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज अब स्पोर्ट्स परमिएट कर गया है हमारा लाइफस्टाइल में। तो अब हम लोग उसको स्पोर्ट्स को ये बदल के अब एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज ये कर रहे हैं, बिकॉज हर एक आदमी एथलीट बनने के लिए आवश्यक नहीं है स्पोर्ट्स का। एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू हैव अ वेरी साउंड माइंड एंड अ साउंड बॉडी। दैट्स राइट, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर जी जी, अभी जैसे हम लोग 28 तारीख से 28 जुलाई से वी आर स्टार्टिंग 2 कोर्सेज, पीजी डिप्लोमा इन एथलेटिक कोचिंग और पीजी डिप्लोमा इन क्रिकेट कोचिंग। ये तो 28 से स्टार्ट हो रहा है, बट ग्रेजुअली वील बी इम्पार्टिंग कोर्सेज विच आर ऑल अवेलेबल। जितने भी दुनिया में कोर्सेज अभी रन कर रहे हैं वो सभी को हम लोग यहाँ भी इम्पार्ट करेंगे और रन करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव बातें हमें आपसे जानने को मिल रही हैं। यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो क्या है, कैसे प्लेयर्स जो स्टूडेंट्स इनरोल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, कैसे इसके बारे में पता चलेगा, क्या और सुविधाएं हैं ताकि इजीली वो स्टूडेंट्स एडमिशन ले सके, किस तरह का ये इस बारे में कुछ? हमारे यूनिवर्सिटी का वाइब्रेंट वेबसाइट है, वेबसाइट में हर एक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। उसके बाद हार्ड कॉपी भी हमारा जो प्रोस्पेक्टस हम लोगों ने जो रिलीज़ किया उसे हर एक पेपर में एडवर्टाइज़ किया। लोग को जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वेरियस कोर्सेज़ के लिए वो उसमें डिफाइंड है। प्लस उन लोग स्टूडेंट्स को और ये भी बतलाया गया कि यहाँ जो फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड किया जाएगा दैट विल बी वन ऑफ द बेस्ट। हमारे सभी हॉस्टल्स एयर कंडीशनड हैं, क्लासरूम एयर कंडीशनड हैं, हर एक खेल ट्रैक से लेके फुटबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग पूल, हर एक चीज़ की सुविधा है। तो उन्हें कोई इसमें कठिनाई नहीं होगी। साथ ही साथ उसमें उन लोग को ये भी बतलाया गया है कि बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कॉलरशिप योजनाओं के तहत उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है, जिसकी उनको जानकारी हो और उन्हें ये समझ में आए कि भाई उन्हें कोई अपने पॉकेट से कुछ ज़्यादा खर्च ना करना पड़ेगा। तो इन सब की जानकारी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थ्रू प्रिंट मीडिया एंड थ्रू आवर वेबसाइट ये प्रचारित किया जाता है। फिर जब एप्लीकेशन आते हैं तो एक हाईली स्किल्ड और जो एडमिशन कमिटी है जिसमें देश के डीन्स एंड प्रोफेसर्स उसमें रहते हैं, वो उसकी स्क्रीनिंग करते हैं और स्क्रीनिंग करने के बाद जितने को भी, जैसे अभी हमारा 2020 का 2 कोर्सेज स्टार्ट हो रहा है, ऐसे एप्लीकेशन तो 100 से ज़्यादा आए, तो उसे स्क्रीन करके हम लोगों ने सभी को सूचित किया है। 23 को उन लोगों को बुलाया गया है, उनका फिजिकल टेस्ट होगा और अन्य मेडिकल टेस्ट होगा। फिर 28 तारीख से उन्हें हॉस्टल अलॉट करके क्लासेस स्टार्ट होंगे। जी, मतलब मीडिया एंड एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी इसे पूरा किया जा रहा है। मीडिया, एडवर्टीजमेंट, वेबसाइट, मतलब और प्लस हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है, जैसे क्रिकेट का है तो बिहार BSA जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन है, एथलेटिक्स का है तो जो अभी एथलेटिक्स टूर्नामेंट्स हो रहे हैं बिहार में, वहाँ पे भी हम लोग इसको प्रचारित करते हैं, जिससे कि लोग बच्चे जान पाएँ कि हाँ साहब ये कोर्सेज स्टार्ट हो रहा है और इसमें ये सुविधा प्रोवाइड किया जा रहा है, दिस इज़ द बेसिक क्वालिफिकेशन। तो उस बेसिस पे लोग अप्लाई करते हैं और रिस्पांस फर्स्ट ही टाइम में हम लोग का रिस्पांस इज क्वाइट वेरी एनकरेजिंग। दैट्स ग्रेट, दैट्स सर, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स। अगर हम खेल को अपने जीवन से जोड़ें तो वर्चुअल लाइफ से निकलकर आम जिंदगी को जीने में ये एक अहम भूमिका निभाती है। हाउ डज इट अफेक्ट आवर लाइव्स? ये हमें किस तरह से प्रभावित करती है, किस तरह से हमारी लाइफ को चेंज करती है, क्या कहेंगे? देखिए, स्पोर्ट्स is part and parcel of our life, our body, our mind. पहले अभी मैं इसका इम्पोर्टेंस आज के दिन में इसलिए बताता हूँ कि कोई भी आप इंटरनेशनल चैनल अगर देखते हैं, BBC, CNN, किसी से में भी जाएंगे तो अब आज के दिन में 3 सेगमेंट होते हैं न्यूज़ के। फर्स्ट सेगमेंट होगा करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स में जो आपका न्यूज़ है। सेकेंड होता है बिजनेस टुडे, जो इंटरनेशनल नेशनल बिजनेस का क्या ट्रेंड है, क्या फ्यूचर है, क्या व्हाट्स हैपनिंग इन बिजनेस। और थर्ड इनवेरिएबली होगा स्पोर्ट्स। तो इससे ही आप समझ जाएंगे कि अब आज के दिन में स्पोर्ट्स अब हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभा रहा है।
और मैं यहाँ पे फिर बाइफरकेट करूँगा कि एक तो सेगमेंट है स्पोर्ट्स फॉर स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स जो हमारे इंटरनेशनल एथलीट्स हैं या स्पोर्टिंग पर्सनालिटीज़ हैं, दूसरे हैं कि जो हमारे स्पोर्ट्स के मैनेजर्स हैं, कोचेज़ हैं, और उस सेगमेंट में हुआ। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट आज के दिन में हो गया है लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज। स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज नाउ दे हैव बीन अमलगमेटेड, मतलब एक ही साथ होता है। और आप देखेंगे कि आज के दिन में एक्सरसाइज, साइंस और लाइफस्टाइल एक कहीं भी जाएंगे, हर आदमी ने ये रियलाइज़ किया है कि एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट फॉर योर बॉडी, फॉर योर माइंड, फॉर योर हेल्दी बॉडी, फॉर योर हेल्दी माइंड। और अब जो इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ये हैं, WHO हैं, उन लोगों ने भी डेफिनेशन भी चेंज कर दिया है। पहले उन लोग कहते थे कि भाई अगर आप डिजीज़ फ्री बॉडी है तो यू आर कॉल्ड हेल्दी। आज के दिन में वो नहीं है। अब वो उनका ये कहना है कि अ हेल्दी बॉडी इज़ वन विच मैचेज योर माइंड। जैसे आई कैन गिव यू माई एग्जाम्पल, आई एम एट द एज ऑफ 68, लेकिन मेरा अगर आज माइंड कहता है कि आई शुड गो फॉर ट्रेकिंग, तो मेरा बॉडी शुड बी इन सच अ कंडीशन कि वो उसको मैच करे। या जैसे मैं मॉर्निंग में लॉन टेनिस खेलता हूँ, तो आज के दिन भी मेरा बॉडी मेरे माइंड के एक्सपेक्टेशन को मैच करता है। और हम 1-1.5 घंटे 2 घंटे मैं प्रॉपर लॉन टेनिस खेलता हूँ और यंग लड़कों के साथ खेलता हूँ, एंड आई प्ले रीजनेबली वेल। तो इसीलिए, और अब तो साइंटिफिकली भी इट्स हैज़ बीन प्रूवन कि अनलेस कि आपने कोई जेनेटिकली एक्वायर्ड डिजीज़ है, अदरवाइज अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, तो मैक्सिमम डिजीज़ से आपका बॉडी फ्री रहेगा। और अब ये भी प्रूव हो रहा है इंटरनेशनली कि पहले होता था कि टॉप एथलीट्स या टॉप स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स बाय द एज ऑफ 25-28 दे यूज्ड टू रिटायर। बट अभी लेटेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा डोकोविक का, और उसके पहले नडाल था, फेडरर थे, कि अब या क्रिकेट में कपिल देव, तेंदुलकर। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं अपने बॉडी को फिट रखने के लिए, तो टिल द एज ऑफ 40-45 भी आप वर्ल्ड क्लास के प्लेयर रह सकते हैं, जो पहले ये पॉसिबल नहीं था। तो अब ये जितने साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, मतलब आपका एक्सरसाइज का 3 होता है। एक होगा आपका लोडिंग, पहले तो आप लोड करते हैं कि कितना ज़्यादा आपका बॉडी एक्सरसाइज ये कर सकता है। फिर उसका स्पेसिफिसिटी है। नंबर 2 में ये है कि आप ये देखना चाहते हैं कि किस मसल्स को आप किस फील्ड में, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आपको लॉन टेनिस है तो उसके लिए आपके बॉडी के वो पर्टिकुलर मसल्स को डेवलप करना है, तो उसके एक्सरसाइज आप स्पेसिफिसिटी के थ्रू करेंगे। और थर्ड होता है रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी है कि आप कितने दिन तक गैप दे सकते हैं जिससे कि आपका बॉडी फिर वापस ओरिजिनल इस पे ना चला जाए, आपका मसल्स वीक ना हो। तो इस 3 में एक्सरसाइज साइंस के माध्यम से अब, और इससे एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ा है। जो हमारे स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स हैं, आप देखेंगे कि डाइटिशियन का, we'll definitely come to that question later, sir. ज़रूर बिल्कुल। सर, कहने का अर्थ ये है कि स्पोर्ट्स हमारे ओवरऑल, हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, हमारे मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। सर आगे बढ़ेंगे। इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट टाइम इन कंपैरिजन टू द पास्ट, तो हम ये देखते हैं कि खेल के प्रति लोगों का जो इंटरेस्ट है, जो रुझान है, वो काफ़ी बढ़ा है। और स्पेशली अगर हम लड़कियों की बात करें तो उन्हें भी काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है खेल में आने को, इसे चुनने को एज अ प्रोफेशन। तो ये जो बदलता हुआ सिनारियो है, ये जो नज़रिया बदल रहा है, ये जो माइंडसेट बदल रहा है, व्हाट यू हैव टू से ऑन दिस? देखिए, पहले स्पोर्ट्स में लोग समझते थे कि स्पोर्ट्स का कोई फ्यूचर नहीं है। प्लेयर्स वर कंसिडर्ड टू बी वेरी पुअर, उनके पास और सेल्फ लाइफ बहुत कम होता है। स्पोर्ट्स मैन या वुमेन दोनों हो, उनका सेल्फ लाइफ बहुत कम होता है। उसके बाद लोग ये देखते थे कि जो हमारे पुराने स्पोर्टिंग आइकॉन हैं वो बेचारे गरीबी का ज़िंदगी जी रहे हैं, तो इंस्पायर नहीं करता था। आज थैंक्स टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्पोर्ट्स घर घर में पहुंच गया है। आज के दिन में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर किसी में पैसा है तो आपको IAS बनने में नहीं है, एडवोकेट बनने में नहीं है, जज बनने में नहीं है, बट वो है स्पोर्ट्समैन में। अगर कोई आज का एक यंग लड़का सिर्फ IPL भी खेल लेता है तो तुरंत 20 करोड़ का हो जाता है। तो ये एक इंस्पिरेशन लोग दे रहे हैं। फुटबॉल में भी देखेंगे, जितने इंटरनेशनल आपको गोल्फ में देखेंगे, टेनिस में देखेंगे, दे आर बिलियनियर्स।
तो ये एक इंस्पिरेशन दे रहा है कि नहीं, टुडे यू कैन मेक स्पोर्ट्स अ करियर एंड यू कैन रियली अलॉन्ग विथ योर अदर फेम, आप पैसे से भी किसी से, यू विल नॉट बी नेक्स्ट टू एनीवन, बट ऑन द कॉन्ट्ररी यू विल बी एट द टॉप। अभी अगर आप देखेंगे कोई भी जो स्पोर्टिंग आइकॉन्स हैं, दे आर, सबके पास प्राइवेट जेट है, सभी के पास ही है। और उसके अलावा भी एक है कि इसका पिरामिड पहले ये था कि अगर आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेल नहीं करते हैं देन व्हाट यू कैन डू, बट वो आ गया है क्योंकि आज के देखिएगा हर एक छोटे छोटे शहर में जिम्स आ गए हैं, तो यू नीड जिम ट्रेनर्स। आज के दिन में आप देखेंगे कि क्रिकेट में क्यूरेटर्स नहीं मिलते हैं, कोचेस नहीं मिलते हैं, तो ये स्पोर्ट्स पर्सनल हैं, डाइटिशियंस, हर आदमी ने जान लिया है कि भाई उसको एक सर्टेन डाइट खाना है, व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड। स्पोर्ट्स मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा हो गया, सर्जरी देखिएगा, लोग छोटा छोटा इंजरी होता है, पहले लोग उसमें रिटायर हो जाते थे, बट आजकल स्पोर्ट्स मेडिसिन में इतना ज़्यादा सर्जरी, स्पोर्ट्स सर्जरी में इतने ज़्यादा रिसर्च हुआ है कि उसको आपका अच्छे से अच्छे इंजरी जो पहले आपको रिटायर करवा देता, वो आप फिर वापस 6 महीने में वापस आ सकते हैं। जैसे अभी देखिए पंत मेट विथ एन एक्सीडेंट, लेकिन उसके बाद उनको रिहेबिलिटेट करके विथ ऑपरेशन टुडे अगेन ही इज़ परफॉर्मिंग, गिविंग द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन द वर्ल्ड स्टेज। इसीलिए अब स्पोर्ट्स वो पुराना ये नहीं रहा, यू कैन मेक इट अ करियर। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है आपका आज, हाउ टू मैनेज स्पोर्ट्स, हाउ टू मैनेज एन इवेंट, उसका कैसे आप पब्लिसिटी करेंगे जिससे कि चलते आपको उतना इनकम आएगा। आप अगर स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी आ गया है, अगर आपको किसी देश को अगर ओलंपिक्स मिल जाता है, फीफा वर्ल्ड कप मिल जाता है, तो समझिए कि उसका इकोनॉमी 2 से 3% ज़्यादा ग्रो करता है। इसीलिए टुडे इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत बहुत अच्छी बात कही सर आपने। सर आगे बढ़ेंगे। सर अभी के समय में जो बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं उन्हें किस तरह से प्रशिक्षित किया जाए, उन्हें किस तरह से ट्रेन किया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज हो सके स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए, किन बातों का ध्यान रखा जाए? सबसे पहले तो प्राइमरी लेवल पे ही, स्कूल में ही उन्हें एक्सपोज करना होगा, स्पोर्ट्स के बारे में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होगी जिससे कि उनका इंटरेस्ट हो। नंबर 2 है कि यू हैव टू कैच देम यंग, जो अच्छे एथलीट्स को आपको सिलेक्ट करना है। बिहार स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने कार्यक्रम भी लाया है कि वो पहले 500 बच्चे को, फिर 200 बच्चे को, फिर 25 बच्चे को यंग एज में, बिकॉज अब आपको राइट एट द बिगनिंग गेट एनालिसिस और अदर जेनोम मैपिंग करके आपको ये देख लेना है कि उस बच्चे का किस ओर उसे टेनिस खेलने ले जाएं, जैसे आपको बास्केटबॉल के लिए बच्चे को तैयार करना है, तो आपको देखना होगा कि भाई उसको उसकी लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। तो हर एक स्पोर्ट्स का फिजिकल एट्रीब्यूट्स डिफरेंट होता है। तो पहला तो ये है कि बच्चे को यू हैव टू कैच देम यंग। नंबर 2 है कि उन्हें प्रोत्साहित कीजिए कि दे कैन मेक इट अ करियर। उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए। हम लोग आज के दिन भी कोई भी कोर्स पिक करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई इससे हमें कोई नौकरी मिलेगी कि नहीं, या हम ऐसे ही घूमते रहेंगे। तो आज के दिन में स्पोर्टिंग वर्ल्ड में इतना ज़्यादा डिमांड हो गया, हर एक मैनेजमेंट में भी, लॉ में भी। आज के दिन में लोग सुप्रीम कोर्ट में स्पोर्ट्स लॉ का कोर्स करके आके प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मैनेजरियल स्किल की ज़रूरी है, जो आप IPL देखेंगे या यूरोप में फुटबॉल का ये देखेंगे, तो उसको आप यू हैव टू मैनेज इट, यू हैव टू सी टू इट कि उसका व्यूअरशिप बढ़ेगा। तो आज के दिन में आप एडवर्टीजमेंट वर्ल्ड में देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा व्यूअरशिप बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसको उस फेडरेशन को पैसा आएगा, देन दे कैन डेवलप इट फर्दर। जैसे आज BCCI है, इट हैज़ अ वेरी गुड कॉफर, तो उन लोग स्टेडियम्स बना रहे हैं। क्रिकेट को ऑलरेडी वेरी पॉपुलर स्पोर्ट्स है इंडिया में, बट उसे और भी पॉपुलराइज कर रहे हैं, तो ये फेडरेशन का काम है। तो बच्चे को जब बचपन से ये मालूम हो जाएगा कि ये फील्ड, एक तो उसका अपना लाइकिंग है, उसके लिए आप ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे, जिला स्तर पे। अगर स्कूल में ही, बिकॉज स्कूल में अगर आपको मैदान नहीं है, फील्ड नहीं है, तो सिर्फ उसको पढ़ाई की, बिकॉज बच्चे को तो आपको एक्सपोज करना है, वो जानेगा कि फुटबॉल क्या है, हॉकी क्या है। बचपन से ही जब उसको उसकी ओर आकर्षित करेंगे, उसे प्रोत्साहित करेंगे, उसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, पैसा देंगे,
तो वो उसमें इंटरेस्ट लेंगे। बिल्कुल सर, माहौल भी ज़रूरी है। बिल्कुल, स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट इज अ सब्जेक्ट। दैट्स राइट सर। सर मूविंग फॉरवर्ड, अब हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में भी बात करेंगे। इस बार वो बिहार में खेला गया और राजगीर में भी कुछ गेम्स को खेला गया, तो ये एक बहुत अच्छा मौका और बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म उन बच्चों के लिए, उन प्लेयर्स के लिए, उन्होंने अपने प्रदर्शन, अपने गेम्स का भी बहुत ही ब्यूटीफुली प्रदर्शन किया है। तो आप इसे कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमारे राज्य के लिए बहुत ही सौभाग्य है कि कंसिस्टेंटली BSSA इंटरनेशनल इवेंट्स यहाँ करवा रहा है। उससे ये फ़ायदा होगा कि आप कंसिस्टेंटली कर रहे हैं एंड देन वी इंश्योर कि स्कूल के बच्चे आके देखें। तो जब आप अपने होम टर्फ पे देख रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, और सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ एक जगह ये नहीं ऑर्गेनाइज हुआ, इसका उद्घाटन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ, बट इसके गेम्स गया में भी किए गए, भागलपुर में किए गए, बेगूसराय में, राजगीर में, टू पॉपुलराइज। और आज के दिन में हम देख रहे हैं कि सिर्फ राजगीर में ही सभी फैसिलिटीज़ ना रहे, ये जो स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ है वो बिहार के अन्य भी जितने भी प्रमुख शहर हैं वहाँ पे हर चीज़ प्रोवाइड किया जाए, हर जिला हेडक्वार्टर में प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि बच्चे अट्रैक्टेड हो। हमें याद है जब हम सेंट जेवियर्स पटना में पढ़ते थे तो आधा गांधी मैदान रिजर्व किया हुआ था हम लोग के लिए, बेबी फील्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हमारे स्पोर्ट्स के रोज़ पीरियड्स होते थे, 4-4 हमारे टीम्स बने हुए थे। तो बचपन से ही हर एक गेम को खेलने के लिए हम लोग को प्रोत्साहित किया गया, एंड दैट इज़ वाई आज के दिन भी हम बिना अगर स्पोर्ट्स ना खेलें, चाहे बैडमिंटन जो भी अवेलेबल हो, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, टेनिस हो, खेलना मस्ट है, बिकॉज वो हमारे जीन्स में एम्बेडेड हो गया है। तो बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए उनको एक्सपोजर देना ज़रूरी है, उन्हें स्कूल में ही प्रोवाइड करनी है वेरियस स्पोर्टिंग इक्विपमेंट्स, और मैदान होने की भी आवश्यकता है जहाँ वो खेल पाएँ। बिल्कुल सर। साथ ही सर, स्पोर्ट्स एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा ज़रिया है जब हम और दूसरे देशों के खिलाड़ियों से भी, दूसरे देशों की जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनसे भी जो दूरियां होती हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं। तो ये एक तरह से पीस के पहल को, शांति के पहल को बढ़ाने के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा मीडियम है जो हमारे देश को भी विकसित करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो इस पर आपके क्या थॉट्स हैं? देखिए, पुरानी कहावत है कि स्पोर्ट्स knows no boundary and sports has no language। आप अगर देखेंगे ओलंपिक्स में देखेंगे कोई भी गेम हो रहा है तो एक कोरियन है जो स्पेनिश नहीं जान रहा है, एंड स्टिल दे आर प्लेइंग, रेफरी है, वो रेफरी, इसलिए स्पोर्टिंग बॉन्ड जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट बॉन्ड होता है। एंड इंटरनेशनल ब्रदरहुड के लिए अगर एक चीज़ आप बतलाएंगे कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये फॉर डेवलपिंग इंटरनेशनल ब्रदरहुड, वो स्पोर्ट्स है। और आप ये भी देखेंगे कि दुश्मन देशों के भी लोग, जहाँ पे 2 कंट्रीज आर नॉट सीइंग आई टू आई, लेकिन उनके भी प्लेयर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बड़े ही घनिष्ठ होते हैं, उनकी मित्रता बहुत ज़्यादा होती है। और अभी जो कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि नीरज चोपड़ा ने, जो अरशद है पाकिस्तान का जो जैवलिन थ्रोअर है, उसको इनिशियल डेज में जब कुछ परेशानी हो रही थी जैवलिन खरीदने में तो इसने मदद की थी, जबकि दे आर राइवल्स। तो इसलिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अगर हर एक व्यक्ति में डेवलप हो जाए तो हमें समझते हैं कि समाज की जितनी भी कुरीतियाँ हैं वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए पहले से ही कहावत है कि यू डेवलप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट विच इज़ द बेस्ट स्पिरिट फॉर ब्रदरहुड। दैट्स राइट सर, स्पोर्ट्स नो बाउंड्रीज। बिल्कुल सही बात कही सर आपने। सर, अब थोड़ा सा हम आपके बारे में भी ज़रूर जानना चाहेंगे, आपकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा के बारे में, कहाँ से हुई, और आपकी जर्नी के बारे में, आपका सफ़र कैसा रहा, कुछ उस बारे में भी बताएं। नहीं, देखिए, आई हैव बीन लकी कि शुरू से ही हमें मैं एज अ स्टूडेंट मैं RIMC देहरादून में भी पढ़ाई किया। ऐसे तो मैं सेंट माइकल्स पटना का स्टूडेंट रहा हूँ, तो RIMC में हमें आर्मी वाली ट्रेनिंग 11 साल के इसमें मिला। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई किया। वहाँ आई वॉज़ वेरी लकी कि 17 साल की उम्र में ही मैं एकेडमिक काउंसिल, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल का यूनिवर्सिटी टॉपर होने के नाते आई गॉट इलेक्टेड। दैट गेव मी अ गुड एक्सपोजर। फिर at a very young age, to be very precise, I didn't even lose one day. The very first day I was
eligible to get into the IPS 1980 में. Okay. I made it to the IPS at a very young age. जी. तो IPS की ट्रेनिंग यंग एज में हमें इम्बाइब करने का मौका मिला, बिकॉज एज जितने यंग आप होंगे उतना आपको एक्सरसाइज आपके इसमें आएगा. तो मैं IPS में बिहार काडर में रहा 1980 में. फिर somehow the other डिसाइडेड कि नहीं IAS में जाना है, तो फिर मैंने एग्ज़ाम दिया 1982 काडर. अगेन आई वाज लकी, होम काडर बिहार में IPS हुए. IPS के बाद मैं जब विकास आयुक्त था तो उस समय मैंने VRS लेके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का मैं चेयरमैन बना. एंड आई थिंक आई वाज लकी कि मैंने बहुत ही कम 2.5 साल के अंदर ही मैंने करीब 8-9 बैचेस को और उसे भी रिफॉर्म किया कि फेसलेस किया, दैट इट शुड नॉट बी, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको इतना फेसलेस कर दिया कि कोई कुछ ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो सके. उसके बाद मैं बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन बना. और ये जो हमारे वेरी क्लोज टू माय हार्ट, अगेन एट द ईयर ऑफ ईयर हमें वाइस चांसलर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, बिकॉज स्पोर्ट्स हमारा बचपन से ही सबसे प्यारा ये रहा है. और ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ है जब मैं स्पोर्ट्स ना खेला हूँ, चाहे बैडमिंटन हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो. माउंटेनियरिंग में भी मैंने डेक्कन स्कूल ऑफ माउंटेनियरिंग से मैंने माउंटेनियरिंग का डिग्री लिया है. तो आई हैव बीन अ स्पोर्टिंग मैन पर्सन राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड, चाहे वो स्विमिंग हो. एंड दैट आई थिंक कि उसके चलते ये है कि इवन एट दिस एज आई एम नाउ 68 years old, still I feel young and I feel कि I can do everything what my brain wants as far as physical activity is concerned. So it is by grace of God. I always thank God for giving me this opportunity of a good health which is linked to sports. बिल्कुल सर. Sir, currently you are serving as a Vice Chancellor बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी. तो अपने इस वर्क एक्सपीरियंस के बारे में भी ज़रूर कुछ जिक्र करें दर्शकों से. ये देखिए, इसमें हमें एज वाइस चांसलर मुझे एक मौका मिला कि ये जो स्पोर्ट्स का इंट्रिकेसीज हैं, स्पोर्ट्स साइंस है, जो स्पोर्ट्स इतना डेवलप किया, उसका पढ़ाई करने का. आई ऑलवेज लाइक इट. और मैं इसी शॉर्ट टाइम में स्पोर्ट्स के वेरियस जितने फील्ड्स हैं सभी के जो लेटेस्ट बुक्स हैं उसको मैं का अध्ययन किया. अध्ययन करने के बाद इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे जितने स्पोर्टिंग इंटेलेक्चुअल्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनसे इंटरैक्ट करने का मौका मिला. मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब उनसे साइंटिफिक टर्म्स पे, मैं एम्पिरिकल डेटा के साथ उनके साथ डिस्कस करना, उनके साथ ये करना कि व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन. और यूनिवर्सिटी का मेरा अल्टीमेट एम यही है कि जो आज के कुछ दिन बाद ऐसा फाउंडेशन ले किया जाए कि पूरे दुनिया में, जैसे अभी स्टैनफोर्ड का नाम है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैक्सिमम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट निकले हैं, या वर्ल्ड का जो लॉकबरो यूनिवर्सिटी है, इट्स अ ह्यूज स्प्रॉलिंग कैंपस, या आपके ऑस्ट्रेलिया में है. तो पीपल शुड टॉक अबाउट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राजगीर. तो वो फाउंडेशन देने में मैं लगा हूँ और मुझे अच्छा मौका है अध्ययन करने का लेटेस्ट स्पोर्टिंग सब्जेक्ट्स का, टेक्नोलॉजी का. एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड कि इन अ वेरी शॉर्ट टाइम I have been able to imbibe it. So today I am in a position to interact with the best brain in the sporting arena. बिल्कुल. जैसे हमारे पास समय की पाबंदी है, जाते जाते संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे हमारे यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यंग जनरेशन को मैसेज देंगे कि आप जिस तरह से अपना मेंटल डेवलपमेंट करते हैं स्टडीज़ के थ्रू, उसी की तरह आपका फिजिकल डेवलपमेंट इज इक्वली. यू शुड हैव स्टील ऑफ नर्व्स ऑफ स्टील. और नर्व्स ऑफ स्टील होगा तो आजकल जो कुरीतियाँ आ रही हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो यंग जनरेशन में फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन लीडिंग टू वेरियस बैड हैबिट्स, वो नहीं होगा. get up early. I get up at 5. Get up early at 5. Do your exercise. अगर स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ है, do your sports and go to bed early. Early to bed and early to rise will take you to the highest expectation which you have. Well said, sir. सर, स्पोर्ट्स को हम सभी को अपने जीवन में ज़रूर शामिल करना चाहिए. बिल्कुल सर, आप कार्यक्रम में आए, तमाम जानकारियाँ आपने हमसे साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. तो दर्शकों, पूरी आशा है आज का यह कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा. इसके लिए आपके फीडबैक्स जानना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है. इसके लिए आप हमें खत लिख सकते हैं. हमारा पता नोट करें: निदेशक, DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड, पटना 800001.
आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार।